इंडियन पॉलिटिक्स पे एक आपका स्टेटमेंट कोई इस वक्त की जो राजनीति है। इस वक्त की राजनीति वही है जो फ्रांस में थी 1780s में। अच्छा। फिर क्रांति हुई 89 की, जी। और फिर एक नए फ्रांस का जन्म हुआ। हम भी उधर ही जा रहे हैं, हम भी उसी डायरेक्शन में बिल्कुल जा रहे हैं। क्रांति होगी कि नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता जिस दिन उठेगी, 1 अरब 50 करोड़ है, अगर 20 करोड़ भी उठ गई जी। तो फिर नेताओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर एक निराशा, हताशा कि जी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक अंदर उबाल पैदा हो रहा है जनमानस के अंदर। और जब वो उबाल आर्थिक संकट में बदलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस में, जी। फिर तो सबसे पहला टारगेट नेता ही होंगे। इन्हीं को जाना आएगा, पड़ेगा, बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर आएगा। एक नई जनरेशन आ रही है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, जी। जो सारा काम फ़ोन से करती है। बिल्कुल। खाना फ़ोन से मंगाती, कैब फ़ोन से मंगाती, टिकट फ़ोन से, वो सारा काम फ़ोन से ही करती है। जिस दिन वो सत्ता में आई, बड़ी हुई, वोट देने के काबिल, बड़ी मैच्योर और स्मार्ट जनरेशन है, उसके बाद वो कहेगी एनर्जी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, मंदिर मस्जिद बुरका की बात ही नहीं करनी है, तो फिर आएगा बदलाव। अवध ओझा अपनी चौथी पत्नी के साथ अबू धाबी में पकड़े गए, फिर तो 1 अरब 35 करोड़ आदमी देखेगा। सेक्स सब जिंदा हो जाते, कहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा कहीं नहीं। पहला इशू है सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। आप कहते हैं मन को काबू कीजिए अगर आपको राजा बनना है तो। जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी उसको आज करेगा, डेटिंग आज करेगा, दारू आज पिएगा, लेकिन पढ़ाई कल करेगा। एक चीज बड़ी देखने को मिली, आप इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कोई भी। पैसा कम देते हैं लोग। अच्छा। अब एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल। कहता भैया पैसा नहीं कमाए तो क्या हुआ, इज्जत बहुत कमाए। इंडियन पॉलिटिक्स पे एक आपका स्टेटमेंट। इस वक्त की राजनीति वही है जो फ्रांस में थी 1780s में। लेकिन जनता जिस दिन उठेगी, 1 अरब 50 करोड़ है, सबसे पहला टारगेट नेता ही होंगे। 19 साल की उम्र तक आप पर 19 केस लग चुके थे। बचपन से बदमाश रहा हूँ, जी। शुरुआत तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है। आज प्रेम के लिए आदमी गोली खा रहा है। बिल्कुल। सेक्स की कितनी गोलियां आ गई। बहुत। वो जो बाहर का समाज बताएगा कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वाले का काहे नहीं बढ़ जा रहा? तो किस एज में सर आपने ये जो है ये चीज शुरू करी थी? पहली सिगरेट पनामा पी थी मैंने। जी। बियर पी के कोई फ्रस्ट्रेशन से ऊपर होता जी। तो बाबा रामदेव भी पीते। बिल्कुल। बच्चों को लोग संस्कार देना चाहते हैं। जी। संस्कार मतलब होता है कि बाहर से पेंटिंग कर दिया, जी। लेकिन आज की डेट में वो संस्कार काम नहीं करता। काबिलियत के पीछे भागो तो सफलता आपके पीछे अपने आप भागेगी। अच्छा। रोस्टिंग से आपको सबसे ज्यादा नाम मिलता है, आपको वायरल से भी ज्यादा रोस्टिंग से नाम मिलता है। अच्छा। क्योंकि भारत जैसी कंट्री में, हाँ। जहाँ हर आदमी दूसरे को नंगा देखना चाहता है, रिक्शा वाला अगर कहे मैं गोवा घूमने नहीं जाऊंगा, भैया तुम जा ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप डरोगे, आप बोलोगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अरे हंसने तो यार क्या फर्क पड़ता है, अम्बेडकर, गांधी, चाणक्य, इनकी बेइज्जती हुई तब ये इतने महान हुए। जैसे बच्चे खुशी होते हैं मॉल जाने के लिए, जिस दिन उतनी खुशी वो स्कूल जाने के लिए होंगे, इस देश की स्थिति बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शायद अगर मैं बचपन में आपको लेके चलूँ तो बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हिस्ट्री शायद एक ऐसा सब्जेक्ट होता था जिसे पढ़ते वक्त क्लासरूम में हम सो जाते थे। लेकिन अब एक गुरुजी हैं जो उभर कर आए हैं बहुत समय से, बहुत फेमस है सोशल मीडिया पर। इनके वीडियोस देख के समझ ही नहीं आता ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, या फिर एक पॉलिटिशियन भी कई बार लगता है, या एक टीचर हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। आज हमारे साथ हैं अवध ओझा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सबसे पहले अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर शुरुआत करूंगा आपके बचपन से। शुरुआती दौर में बड़े रंगबाज कहे जाते हैं आप, कई इंटरव्यूज में आपने खुद ने भी ये एक्सेप्ट करा है। 19 साल की उम्र तक आप पर 19 केस लग चुके थे। क्या कहेंगे इस बारे में, और पहला केस जो था वो क्या था? 19 साल की उम्र तक आप पर 19 केस लग चुके थे। क्या कहेंगे इस बारे में, और पहला केस जो था वो क्या था? नहीं, पहला केस तो बड़ा छोटा मोटा सा केस था जी। और वो ऐसा ही छोटा मोटा मारपीट का केस था जी। उससे बड़ा केस नहीं था जी। तो छोटा मोटा केस था। और वो भी मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बचपन से बदमाश रहा हूँ। जी। मिर्ज़ापुर देख के मुझे एक बात पता चली कि जो चीज़ गुड्डू पंडित और बबलू के साथ हुई थी, एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ हुई। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में जो परिवार कमज़ोर होते हैं, जो घर थोड़ा बहुत कॉमन होते हैं, उनके बच्चों को, मिडिल क्लास, हाँ, उनके बच्चों को अक्सर लोग सताते ही सताते हैं। बिल्कुल।
तो कुछ ऐसे ही दौर से, और चूंकि मेरे माँ बाप भी बड़ी मुसीबत से गुजरे थे, तो एक पुरानी खुन्नस तो दिमाग में थी ही समाज को लेकर। और फिर जब मैंने भी वही सारा चीज़ फेस करना शुरू किया कि कोई मेरा होमवर्क की कॉपी फाड़ दे, कोई मेरा बस्ता ले आके वॉशरूम में रख दे, जी। तो वो तो सारी ये सब चीज़ें, आपके साथ भी हुई है स्कूल हाँ में? बहुत हुई है, जी बहुत हुई है। और लोगों ने बहुत मतलब एक बड़े लेवल तक परेशान किया, बहुत ज़्यादा। जी तो कहने का मतलब ये था कि एक तो माँ बाप की परेशानियाँ, फिर मेरे साथ परेशानियाँ, तो वो एक वोल्केनो की तरह एक्यूमुलेट हो गया। बिल्कुल। तो जब वो एक बार फटा, जी और फिर उस वो गुड्डू पंडित कहता है ना कि शुरुआत तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है। तो वो डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्या बात है, एकदम सही बात है कि आदमी शुरुआत मजबूरी में करता है, फिर उसे मजा आने लगता है। जब जी। उसे मजा आने लगता है, क्योंकि जी यही समाज जब उससे डरने लगता है जी तो उसे हाथ जोड़ने लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई जब आपको बाद में हाथ ही जोड़ना है तो पहले से ही अच्छे रहिए, क्या जरूरत है किसी को परेशान करने की। लेकिन एक मिडिल क्लास बच्चे की अगर मैं बात करूं, वो जब स्कूल जाता है पहली बार, तो उसको पोक करने वाले बहुत बच्चे होते हैं। उसको हर जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों पर पोक किया जाता है, और इसका असर पड़ता है कि बच्चा घर आके अपने पेरेंट्स से लड़ता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं और बच्चों के साथ compete करना चाहता हूँ। तो क्या ये आपके साथ भी होता था? हाँ बिल्कुल होता था। हमारे यहाँ सैटरडे को आप कलरफुल ड्रेस पहन के जाते थे, जी बिल्कुल। तो कई बार तो मैं स्कूल ड्रेस ही पहन के जाता था, जी क्योंकि भाई बहुत सारे लड़के अच्छे अच्छे फैमिली से आते थे, तो उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे 1980s में। जी आज तो लगभग बहुत लोगों के पास पैसा है, जी लेकिन 1980s में 70s में सबके पास पैसा नहीं होता था। बिल्कुल। तो उस दौर से मैं गुजरा हूँ, तो कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अपने आप को समझाता था कि मुझे अपने घर की स्थिति पता थी, जी तो मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करता था। परेशान नहीं करते थे। तो उस वक्त आप क्या तरीका अपनाते थे इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? मैं कहता था सादा जीवन उच्च विचार। जी भाई कुछ लोगों के जो कहावतें होती हैं जी वो अपने आप को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए होती हैं। जी बिल्कुल। भाई जैसे कुछ लोग हैं कि भाई हम गोवा घूमने नहीं जाएंगे। अब रिक्शा वाला अगर कहे अच्छा। मैं गोवा घूमने नहीं जाऊंगा, भैया तुम जा ही नहीं पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल। कहता भैया पैसा नहीं कमाए तो क्या हुआ, इज्जत बहुत कमाए है। जी तो ऐसे हम सब भी ऐसी जी। परिस्थितियों में निकलने के लिए जी, कुछ ना कुछ बिल्कुल। रास्ता निकाल ही लेते हैं। सर, वैसे आपने ये कहा कि पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई, ये मोस्टली हर मिडिल क्लास फैमिली के मुंह से सुनने वाला स्टेटमेंट है। जैसे मेरे फादर हैं, वो भी कहते हैं पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इज्जत बहुत कमाई है, रेस्पेक्ट है हमारी समाज में। तो कितना एग्री करते हैं इस बात से, और ये कितना सही है? अगर आपके पिताजी खुद जी। में बहुत खुश हैं, जी खुद में खुश हैं। तब तो ये उनके लिए उचित बैठता है। लेकिन अगर वो अपने आप को संतोष देते हैं और जी। अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं, जी तो फिर उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को छिपाने बदलाव की कोशिश- ज़रूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जी अगर आप अपने आप में खुश हैं जी कि जो आप फॉलो कर रहे हैं आप खुश हैं, बिल्कुल। जैसे मैं जब स्कूल ड्रेस पहन के आता था, मैं अंदर से खुश नहीं होता था, अच्छा। तो मुझे लगता था वो बाहर का डाला हुआ आवरण है। तो कुछ लोग Correct. कहते हैं अगर आपके पिताजी अंदर से खुश हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंदर से वो परेशान है, डिप्रेस हैं और चिड़चिड़े हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ बाहर से इन बातों को मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। जी, एक आवरण की भी आपने बात करी। आपको लगता है कि जब बच्चा जब शुरू होता है, चलना सीखता है, सोचने समझने की क्षमता डेवलप होने लगती है जब एक बच्चे के अंदर, तो समाज कहीं ना कहीं उस बच्चे को एक आवरण ओढ़ा देता है। ये कितना सही है उस बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए? बच्चों को लोग संस्कार देना चाहते हैं। जी संस्कार मतलब होता है कि बाहर से पेंटिंग कर दिया, जी लेकिन आज की डेट में वो संस्कार काम नहीं कर रहा है। संस्कार अफगानिस्तान में काम करेगा क्योंकि वहाँ कैपिटलिज्म और मेटेरियलिज्म नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब हिंदुस्तान में संस्कार काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप घर में रखोगे उसे जी तब तक तो वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो इस भौतिकवाद और पूंजीवाद की चमक में जी उसके संस्कार बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप देखो परिवार टूट रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आज अगर परिवार को, समाज को, व्यक्ति को बचाना है तो संस्कार से ज़्यादा आप उसे ध्यान और योग की परंपरा दें कि वो अंदर से मजबूत बन सके, बिल्कुल। तो उसके सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा होंगे। परिवार टूटने की आपने बात करी सर। परिवार आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा बोलबाला है। एक वक्त हुआ करता था हिंदुस्तान के अंदर, अपनी इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली का कल्चर हुआ करता था। चाचा ताऊ सब साथ रहते थे, दादा दादी। अब सिर्फ मम्मी पापा, एक बच्चा या दो बच्चे, ये परिवार बन के रह गया है। तो क्या ज़्यादा सही था? क्या वो जॉइंट फैमिली एक वक्त पे जो थी वो ज़्यादा बेटर थी, या आज का जो कल्चर है एक न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ 4 जने परिवार में है, 3 जने परिवार में, वो ज़्यादा बेटर है? तो आप देखो अस्पतालों में जी कभी कभी लोग एडमिट है, उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। आज आप देखो शहरों में
एक बोतल ब्लड के लिए लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिलियाँ बनी उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि सबको इस मेटेरियलिज्म की दौर में सबकी कमाई कम पड़ रही है। 1970 में मेटेरियलिज्म था ही नहीं जी। कोई बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं थी, मोबाइल नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। अब मेटेरियलिज्म ने अपने बाजार को इतना बड़ा कर दिया है कि हर आदमी को लगता है कि मेरा पैसे में अगर मैं ही खुश रहूं तो संभव है दूसरे को लाकर मैं कैसे करूंगा। तो 1970 में जब हम जाते थे मामा के घर, सब 10-12 परिवार एक साथ रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में पेड़ से आम आते थे, जी। कोई खरीदने वाला होता नहीं था, खरीदने की जरूरत भी नहीं थी, पत्थर मार के तोड़ देते थे बस, या कोई चढ़ के किसी व्यक्ति ने हिला दिया। लेकिन अब क्या है, अब जो शहर में रह रहे हैं उनको 150-200 किलो आम खरीदना है। तो अब अगर सीमित संसाधन है तो वो बांट नहीं सकते क्योंकि बाजार बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इसमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपनी ज़रूरतों पे जिए, बाजार कितना भी बड़ा हो जाए। अब मुझे मर्सिडीज लेने की क्या ज़रूरत है, ना तो मैं कोई कैपिटलिस्ट हूँ, ना कोई मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा काम अगर फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, मेरे साथ 5-6 लोग चलते हैं, तो स्कॉर्पियो पे चल रहा है, ठीक है, 18 लाख की गाड़ी आती है जी। लोग हमसे कहते हैं अरे इतना बड़ा नाम है और गाड़ी 17 लाख का है। हाँ। अरे भैया, गांधी जी जो है इतना बड़ा नाम था, लंगोट पहन के चलते थे, के घूमते थे। ये जो शो ऑफ की बात है इस कैपिटलिज्म ने पैदा कर दी। बिल्कुल। कि अगर आपके पास मर्सिडीज नहीं है तो आप अमीर आदमी नहीं है जी। अगर आपके पास राडो की घड़ी नहीं है तो आप अमीर आदमी नहीं है जी। आपके पास आईफोन नहीं है तो आप अमीर आदमी नहीं। ये जो इच्छाएं बड़ी हो गई, इन्होंने व्यक्ति की आय को बहुत कम कर दिया है और इसीलिए सब घरों में आग लगी हुई है। जी। तो जिस दिन व्यक्ति वापस अपनी ज़रूरतों पे जीने लगेगा तो प्रेम फिर से बढ़ेगा। जी। एक सर, आप इच्छाओं की बात हुई तो इच्छाएं कहीं ना कहीं मन से उत्पन्न होती है। आप कहते हैं मन को काबू कीजिए अगर आपको राजा बनना है, तो ये कैसे राजा बना जा सकता है, मन को काबू? क्योंकि मन को काबू करना सर बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मन को पहले समझना मुश्किल होता है। जी। अच्छा। मन को काबू करना मुश्किल नहीं है जी। मन को समझना मुश्किल है। जैसे आज की डेट में मैं देखता हूँ 90% लोग जानते ही नहीं कि उनको कौन गवर्न कर रहा है। जी। अब मन के 4 फीचर है। पहला फीचर है हैबिट, सब अपनी हैबिटों से लड़ रहे हैं। जी। दूसरा उसका फीचर है कल। जी। हर चीज को कल पे डाल देते हैं। जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी उसको आज करेगा, डेटिंग आज करेगा, दारू आज पिएगा, लेकिन पढ़ाई कल करेगा। करेक्ट। तीसरा जो उसका फीचर है वो है कि एक तो उसका फीचर हैबिट है, एक उसका फीचर कल है, एक उसका फीचर है एक्साइटमेंट, जल्दी में है वो, खाना जल्दी खा रहा है। अब आप सोचो, डायबिटीज की बात मैं कर रहा था जी। अगर किसी को भी डायबिटीज है, मैं दावा करता हूं आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, और नहीं आई आप दिल्ली में आना और हमको कम से कम 2 चांटा मारना जी। बस आप मेरा एक बात मान लो, आप खाना जो भी खाते हो अकेले बैठो जी, और आंख बंद कर करके खाओ, मन को स्वाद दो, मन तड़पे ना जी। अब आप अखबार पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, अब स्वाद मन को चाहिए, पेट को अनाज चाहिए। हाँ। उल्टा होता है, आप स्वाद पेट को दिए जा रहे हो, मन बेचारा तड़प रहा है, मन बेचारा तड़प रहा है। तो अगर आप मन की इन बातों को समझ जाएं, आज प्रेम के लिए आदमी गोली खा रहा है, सेक्स की कितनी गोलियां आ गई, बहुत सर, और ये गोलियां आपकी जान ले लेंगी। सेक्स की इतनी गोलियां, मैं एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, पढ़ाई बढ़ाई जी। अच्छा। मेरा ऐप है अवधोजा ऐप जी, उस पर मैं एक शो करने जा रहा हूँ, पढ़ाई बढ़ाई जी। उसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा 1 घंटे जी। 1 घंटे में इंपॉर्टेंट इश्यूज दूंगा जी। पहला इशू है सेक्स टू सुपर कॉन्शियस जी, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, जो किताब लिखी थी ओशो जी ने जी, उसी पर मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इन सब चक्करों में ना पड़े, ये सिर्फ एक्साइटमेंट है जो अब आज का आदमी इतना उलझा हुआ, घर उलझा, बाहर उलझा, 23 घंटे 50 मिनट वो उलझा है। जब वो प्रेम करने 10 मिनट के लिए जा रहा है तो सोचता है चिप निकाल कर फिर 10 मिनट प्रेम कर, वो संभव नहीं है। इसलिए अर्बन शहर का आदमी प्रेम नहीं कर पा रहा है, सेक्सुअली वो इतना डिससेटिस्फाइड हो रहा है, आज का आदमी इतना डिससेटिस्फाइड हो रहा है। और ये सेक्सुअल जो क्रेविंग है जी, वो क्रेविंग तनाव का परिणाम है। बच्चे के पास तनाव नहीं है, उसके पास क्रेविंग भी नहीं है।
जिसने अपनी तनाव को खत्म कर दिया उसकी आप बताओ, आपकी लॉटरी निकल आई 100 करोड़ की, जी आप अच्छा, मस्त हो गए। बिल्कुल सर। अब उस वक्त आपको सेक्स की क्रेविंग उठेगी? आप इमेजिन करके देखो कि जब आप बहुत मस्त थे, उस वक्त दिमाग 100 करोड़ के पीछे चलता रहेगा। आप खुश होना सीखो, जी आपकी इंद्रियों की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो मन के फीचर को जिसने समझ लिया, जिसने भी, जी वो फिर ध्यान करने लगा, वो क्योंकि उसको फिर- अपनी हैबिट तोड़नी जी। है, मन का एक्साइटमेंट तोड़ना है, कल का सिद्धांत तोड़ना है, ये सब तोड़ना है, और फिर उसका जीवन एक सही रास्ते पर आना शुरू हो जाता है। फिर पुलियों के नीचे जो वो पर्चे लगे रहते हैं उन पे कॉल करना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सर आपने सेक्स एजुकेशन की बात करी, कितनी ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, और किस एज से बच्चे को सेक्स एजुकेशन जो है आपको लगता है देनी शुरू कर देनी चाहिए? 10th क्लास से सेक्स एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि आजकल जो ग्रोथ रेट है बच्चों की वो थोड़ा कम है, जी 7th 8th में ही बड़े हो जा रहे हैं, बिल्कुल और उनके पास मोबाइल है तो सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। ट्रू। अभी इंदौर में 20-25 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड किया, 7th क्लास की बच्ची। उसके पापा ने उसे बस स्टैंड पे छोड़ा, जी और फिर वो 14वीं मंजिल पे गई और वहाँ से कूद गई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत तनाव में, कुछ रहा होगा बात, बिल्कुल, कुछ बातें रही होंगी जो वो शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रही। बच्चे खुल नहीं पाते आजकल, नहीं खुल पा रहे, पेरेंट्स से नहीं खुल पाते। नहीं खुल पा। इससे पहले कि कोई आपके बच्चे को सेक्सुअली डिसीव करे, इससे बच्चे पहले कि कोई आपके बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके उसका आज्ञा चाकर भ्रष्ट कर दे, जी आपसे निवेदन है कि आप लोग खुलकर अपने बच्चों से रिप्रोडक्शन और सेक्स के बारे, आप नहीं बताओगे, ये मोबाइल बता देगा। वो सेक्स टाइप करेंगे 3000 साइट्स आ जाएगी। बिल्कुल। अब बहुत ज़रूरत है इस एजुकेशन की, इस पे चर्चा की, इस पे डिबेट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि कोई और आपके बच्चे को ख़राब करे, इससे बढ़िया है आप खुद एक बार बच्चे से बात कर लीजिए। आपके कई बार मैंने एक स्टेटमेंट सुना है कि मुझे ख़राब करने में मेरे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। वो क्या, ऐसा क्यों? मेरे पिताजी एक बात कहते थे जो मुझे आज बड़ी अच्छी लगती है। कहते देखो बेटा, समाज का काम है बर्बाद करना। जी किसी बाप ने अपने बेटे को दारू पीना नहीं सिखाया, बिल्कुल, किसी बाप ने सिगरेट पीना नहीं सिखाया, किसी बाप ने मास्टरबेशन नहीं सिखाया, ये सब समाज ने सिखाया। बिल्कुल, बाहर निकल के ही बच्चा ये चीज़ें तो जब ये सारी बातें आप ही अपने बच्चे को बता दोगे कि भैया सिगरेट पीना होगा, हमको बताना, हम ले आएंगे बाजार से, जी, हम मारेंगे नहीं तुमको, तो वो जो आपका उसका रिश्ता होगा ना, वो बहुत प्यारा होगा। वो जो बाहर का समाज बताएगा कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वाले का काहे नहीं बढ़ जा रहा? करेक्ट। 10 साल से बीड़ी पी रहा, उसका तो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो कोमल मन है ना। जी बिल्कुल। उसके पास स्ट्रेस है, नीट की बहकाना तैयारी आसान कर रहा है, होता है। हाँ नीट की तैयारी कर रहा है, जी की तैयारी कर रहा है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, उसी में किसी ने कहता है रिलैक्स, ले लिया उसने। अब जब उसने एक बार ले लिया तो निकोटीन ने थोड़ा सा रिलैक्स तो दिया ही, जी फिर 10 दिन पी लिया, फिर उसकी आदत पड़ गई। तो अगर इन सब चीज़ों से आपको अपने बच्चों को बचाना है, आप चाहते हैं, तो मेरे पिताजी जी। ने समाज को मुझे बर्बाद करने का मौका नहीं दिया। अच्छा, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि कोई मुझे ये नहीं समझा पाया कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ती। मैंने पिया तो अपनी मर्जी से पिया, और फिर जब मेरा मन किया कि नहीं, इसमें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी है ही नहीं, कैलोरी कुछ है ही नहीं, तो मैंने उसे छोड़ भी दिया। जी अब जब मुझे स्ट्रेस होता है, मैं भस्त्रिका कर लेता हूँ, कपालभाति कर लेता हूँ, मैं सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ। भारत संतों का देश है, उस देश में रहकर हमें इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है? कभी तफरी में पी ली, वो बात अलग है, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए इन्हें। तो किस एज में सर आपने ये जो है ये चीज़ शुरू करी थी? मैंने तो शुरू करी थी 10th में ही शुरू करी थी। अच्छा, पहली सिगरेट पनामा पी थी मैंने जी। और पनामा पी, और उसके बाद मैं किसी दुकान के पीछे खड़ा होकर पी रहा था। मेरे पिताजी ने देख लिया तो घर पे आए, तो हमसे कहा यार सबसे अच्छी सिगरेट कौन सी होती है? मैंने कहा विल्स। अच्छा। अच्छा, तो वो बेचारे गए, पूरा एक विल्स का डिब्बा जी, एक लाइटर और एक एस्ट्रे हरे रंग का, हाँ, और घर लेकर आए जी। हमसे कहे बेटा पैर पे पैर रख के ऐसे पिया करो राजा। टेबल पे पैर रखो। तो कहाँ चोरों की तरह दुकान के पीछे खड़ा होकर पी रहे थे। तो अब चूंकि हम उस दौर की मूवियाँ देख के हमें लगता था जो डॉन होता है वो सिगरेट पीता है, जो थोड़ा इंप्रेसिव होता है वो सिगरेट पीता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में ये बात समझ आई, बाद में समझ में आई कि ये बॉलीवुड ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया ना। तो आप मानते हैं ये बॉलीवुड कहीं ना कहीं बच्चों पे एक गलत इम्पैक्ट डालता है? बॉलीवुड कैपिटलिज्म का एजेंट है। अच्छा भाई, पंचायत जैसी सीरीज में बिल्कुल बियर की महिमा गाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, वो वैसे बहुत प्यारी वेब सीरीज, इतनी प्यारी वेब सीरीज है, इतनी प्यारी,
अच्छा गाई तो गाई, हाँ प्रहलाद चा और प्रहलाद हाँ। चा उससे सचिव जी से कह रहे हैं कि यार दिन में थोड़ा थोड़ा लगाते, हाँ थोड़ा ठंडा ठंडा। अब वो जो अब सचिव जी कहते हैं उसमें हाँ। कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं फ्राइडे किसके, नाइट हाँ पार्टी। फ्राइडे नाइट में किसका। अब जिस 10th 9th के बच्चे ने देखा होगा उसको जी। लगा होगा अरे यार ये तो स्ट्रेस दूर करने के लिए बियर बड़ी प्यारी चीज़ है, तो प्रमोशन मिली नहीं मिली। प्रमोशन मिला। अच्छा उसमें डायरेक्टरों को बेचारों को कोई दोष नहीं, अच्छा यही सारी कंपनियां उनको पैसा देती हैं, उनका जो फंड है जी, वो वहीं से आता है, तो उन्हें तो प्रमोट करना ही करना है। इस बात को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चे को बता दें, आप जी। अपने पंचायत से आप उसे कहिए आप पंचायत देखो, बहुत अच्छी बात है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जी लेकिन आप उससे बोलो कि अगर बियर पी के कोई फ्रस्ट्रेशन से ऊपर होता जी तो बाबा रामदेव भी पीते, बिल्कुल। इतना बड़ा 5,000 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं, उनको जी। स्ट्रेस नहीं होता होगा। तो वो कहाँ से स्ट्रेस दूर करते हैं? वो स्ट्रेस दूर करते हैं भस्त्रिका से, वो स्ट्रेस दूर करते हैं सूर्य नमस्कार से, वो स्ट्रेस दूर करते हैं यौगिक प्राणायामों से, जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर वो सारे ऑप्शन हमारे पास हैं जी तो हम उसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सिगरेट पीना दोस्तों बहुत हानिकारक है सेहत के लिए, और अगर आपको स्ट्रेस ही दूर करना है तो जैसा सर ने बताया, गुरुजी कह रहे हैं, आप योगा की तरफ जाइए, ना कि ये इन गलत आदतों को अपनाएं। तो सर स्कूल में, जैसे स्कूल की हम बात कर रहे थे, स्कूल में बच्चे आपस में दोस्तों के कुछ ना कुछ नाम निकाल लेते हैं, तो आपका कुछ नाम निकाला था आपके दोस्तों ने? ऐसे तो बड़े सारे नाम बुलाते थे, कोई कहता था बहुत भौकाली है, अच्छा वो हमारे तो एक भौकाल शब्द जी, चलता है ना, बिल्कुल भौकाल। अवध भौकाली। जी क्योंकि मेरी आदत है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की, बिल्कुल। तो वो आपके वीडियोस में देखते हैं सर। हाँ मतलब मैं तो कहता हूँ जो भी मिडिल क्लास का आदमी है उसे बड़ी अच्छा। बड़ी बातें करनी ही चाहिए। ये समाज हंसेगा ना, हंसने जी। दो। किसी दिन अगर वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई तो आपको वहां तक पहुंचा के रहेगी, लेकिन जब आप सोचोगे नहीं, बात ही नहीं करोगे समाज के डर की वजह से, तो बाबू चपरासी बन के रह जाओगे। बिल्कुल अगर आप डेली कहते हो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और किसी दिन वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई जी तो बना देगी वो आपको। लेकिन जब आप डरोगे, आप बोलोगे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अरे हंसने तो यार क्या फर्क पड़ता है, अम्बेडकर, गांधी, चाणक्य, इनकी बेइज्जती हुई तब ये इतने महान हुए। बिल्कुल। सर आप समाज की बात कर रहे हैं कि उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आप श्री कृष्ण जी की भी बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो लेकिन अगर हम देखें, जब हम बड़े होते हैं, सीखने लगते हैं, तो माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों में ये डर बैठाने लग जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, पढ़ ले, फेल हो गया तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये डर वहीं से बच्चे के अंदर घर करना शुरू कर जाता है। बिल्कुल। माँ बाप को 3 इडियट जरूर देखनी चाहिए। जी तो आप अपने बच्चे को अवगत कराएं, अवेकन, जी डराएं नहीं। ऑलरेडी वो इतने प्रेशर से जूझ रहा है। बिल्कुल। भाई मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं, वो कहते हैं पापा ने कहा है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ दुकान पे बैठा देंगे। अरे भैया आईएएस का परीक्षा देना मजाक बात है? बिल्कुल। नीट की परीक्षा देना मजाक बात है? आप सोचते हैं आप उसको डरा के परीक्षा क्वालिफाई करा दोगे, ऐसा नहीं है। उसका प्रेशर और बढ़ जाता है। आप उससे ये कहो कि बेटा इस बार अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मन होगा कर लेना। जी आपका बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, समाज नहीं इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका सूडो ईगो नहीं इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपका बेटा कुछ ना कुछ, बेटी आपकी बहुत अच्छा करेगी, पर आप उसे डराओ मत, आप उसे घबराओ मत, आप उसे स्ट्रेस मत दो, प्रेशर मत दो। जी सर आपने एक बहुत अच्छी बात करी कुछ समय पहले कि आजकल सुसाइड बहुत हो रहे हैं। कोटा, अगर मैं, शिक्षा नगरी के नाम से राजस्थान के अंदर कोटा फेमस है, वहाँ पे सुसाइड जो है वो लगातार भारी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है क्या इसकी वजह है और कैसे इसे रोका जाए? क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या है इस बार बहुत कोशिश करती है, गवर्नमेंट भी कई तरह के स्कीम्स चलाती है कि सुसाइड रोके जाए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज के दौर में जी और 1970-80 में, जी 1917-80 में डिस्ट्रैक्शन माइनस में था, आज डिस्ट्रैक्शन सरप्लस में है। अच्छा उस डिस्ट्रैक्शन में लड़के को आइसोलेट होकर बैठ के पढ़ना है, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मोबाइल उसके पास है जिसको वो वॉशरूम तक लेके जाता है, करेक्ट। तो उसकी जो मानसिक क्षमता है वो दिन प्रतिदिन इन डिस्ट्रैक्शनों की वजह से छीड़ हो रही है और टारगेट बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। उसमें जो लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं निकाल पाते, जी घर से दबाव, परिवार पेरेंट्स से दबाव और समाज का भय,
वो फिर कोमल मन के बच्चे उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ जी कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, वो हमसे फ़ोन पे, मेल पे, अवध ओझा क्लासेस दिल्ली में हमारी है, उसके साइट पे जा सकता है, हमें मेल कर सकता है और हमें मैसेज दे सकता है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हम उससे कैसे करें। तो हम उसकी काउंसलिंग भी करेंगे और उसको रास्ता भी दिखाएंगे। जी। सर आपने कहा दिल्ली में आपकी कोचिंग है। एक चीज़ बड़ी देखने को मिली है, आप इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कोई भी। पैसा कम देते हैं लोग। अच्छा, पैसा ज़रूरी है? बहुत जी, इतना जरूरी है पैसा। रहीमन पैसा राखिए, बिन पैसा सब सून। क्या बात है। और पैसा गए ना उबरे मोती मानुष चून। हम सब पैसे के लिए जी रहे हैं। जिस दिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं होगी, मैं हिमालय चला जाऊंगा। भाई इस रेडिसन होटल में बैठे हैं तो बिना पैसे के थोड़ी बैठे होते। लेकिन पैसा आपका नशा नहीं बनना चाहिए। पैसा जरूरत है, आप पैसे के लिए पागल मत होइए, आप शक्ति के लिए पागल होइए। पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। आपके अंदर हुनर है, स्किल है, ताकत है, क्षमता है, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। जब आप सिर्फ पैसे के लिए पागल होते हैं तो आप शरीर और मन से टूटते चले जाते हैं, वही आपके विनाश का कारण बनता है। बिल्कुल, 3 इडियट में भी ये बात कही गई है, ज्ञान के पीछे भागो, ज्ञान के पीछे भागो, काबिलियत के पीछे, काबिलियत के पीछे भागो, तो सफलता आपके पीछे अपने आप भागेगी। जी। और ये जो इंस्टीट्यूट बदलने का लगातार जो आपका दौर चल रहा है, ये कब जाके थमेगा? नहीं, अब तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, तो अब तो खैर बदलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तो मेरा नाम दांव पे लगा हुआ है। जी। तो और मैंने कोई इंस्टीट्यूट बदला नहीं, कभी नहीं बदला। मैं वाजीराम में था तो वहाँ से निकला, देख इंस्टीट्यूट में आया। जब मैं उनके पास आया तो उनके पास 200-400 बच्चे थे जी। फिर 7-7, 8-8 हज़ार बच्चे हो गए। तो मैंने कहा भैया कुछ हमको भी दो। हाँ। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा नेचुरल ग्रोथ है। अच्छा। तो हमने कहा तब हमें जाने दो। हाँ। जब आपका नेचुरल ग्रोथ है। और अनअकैडमी में ये घटना घटी थी कि 14 तारीख को उन्होंने मुझे मेल किया था कि जितने भी टीचरों का अपना यूट्यूब चैनल है उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, आप पर्सनल यूट्यूब चैनल भी नहीं चला सकते? नहीं चला सकते। 14 को मेल आया था जी। 16 को मैंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था, क्योंकि मेरा तो अस्तित्व ही यूट्यूब चैनलों से है जी। अगर मैं उसी को बंद कर दूंगा बिल्कुल, फिर तो मेरा इस कंट्री में, जो देश में, दुनिया में मेरा अस्तित्व वही खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं उनके साथ काम करके करूंगा क्या? तो मैंने वहाँ रिजाइन कर दिया था। सर आपने अस्तित्व की बात करी कि यूट्यूब चैनल आपका अस्तित्व है, ये शुरुआत कब हुई? आप फेमस मतलब लोगों की नज़रों में जब आने लगे सोशल मीडिया के जरिए? ये किसी अनजान आदमी ने शुरुआत की, भगवान उसको हमेशा खुश रखे। अच्छा। मुझे तो नहीं पता जी। मैं वाजीराम में था तो वहाँ लड़के मुझे पार्टी वगैरह देते थे जब लास्ट क्लास होती थी जी। और फिर जो है वो क्लिपिंग्स वायरल होने लगी। अच्छा। यूट्यूब पे जाने लगी जी। तो हमसे लोगों ने कहा कि भैया तुम्हारी क्लिपिंग वायरल हो रही जी। तो मैंने कहा मेरा तो यार तबीयत ठीक है जी। कहने नहीं, वायरल मतलब दूसरा वायरल। अच्छा, आपको लगा वायरल बुखार हो गया? हाँ। जी। तो हमने कहा यार वायरल कैसे हो सकती, मैं तो ठीक ठाक हूँ। एकदम से बोले नहीं वायरल मतलब रोटेट हो रही बहुत। अरे मैंने कहा होने दो यार, कोई गड़बड़ बात है क्या? कहने है तो बड़ी अच्छी बात। फिर रोस्टिंग शुरू हुई। अच्छा। हाँ, तो लगा बहुत लोग रोस्ट करते हैं आपको। हाँ, अच्छी बात है। रोस्टिंग से आपको सबसे ज्यादा नाम मिलता है, आपको वायरल से भी ज्यादा रोस्टिंग से नाम मिलता है। अच्छा। क्योंकि भारत जैसी कंट्री में जहाँ हर आदमी दूसरे को नंगा देखना चाहता है जी। जैसे आप कोई बात बोल रहे हैं अच्छी तो 10 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई नेगेटिव बात बताई जा रही है कि अवध ओझा अपनी चौथी पत्नी के साथ अबू धाबी में पकड़े गए, फिर तो 1 अरब 35 करोड़ आदमी देखेगा। वो वीडियो वायरल होना तय है। वो वीडियो वायरल होना तय है। और वो नीचे कमेंट में लिखेंगे भी कि दूसरी तीसरी के बारे में भी बताओ भाई, वो कहाँ है। तो मैं उसको सोचता हूँ कि रोस्टिंग से बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा नाम देता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो आपका टीचिंग मेथड है ना, समझ नहीं आता। जैसे मैंने ओपनिंग में भी कहा कि समझ ही नहीं आता आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, क्या मतलब? अब भगवान कृष्ण जो है जी, वो प्रेमी है जी, कि योद्धा है जी, कि ज्ञानी है, मल्टीटास्किंग मतलब भगवान कृष्ण को इसीलिए तो उन्हें छलिया कहा गया जी। ये जो हमको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, वो जब एक इमेज सेट नहीं कर पाते जी, भगवान कृष्ण को छलिया कहा गया। हाँ। क्योंकि जो ज्ञानी के रूप में देखता है, गीता पढ़ता है तो कहता है यार इतना असीम ज्ञान। फिर दूसरा आदमी कहता है अरे भैया ये तो लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। हाँ। फिर एक गोपाल खड़ा होता है, रास रचाते हुए गोपियों कपड़ा लेके चले गए जी। तो वो बेसिकली एक रूप में नहीं है, इसलिए हमने उन्हें परम अवतार कहा। भगवान राम को परम अवतार नहीं कहा गया, भगवान कृष्ण को परम अवतार कहा गया। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे मैं भी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पढ़ाते वक्त
स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता हूँ कि मेरे बच्चे दुखी ना होने पाए। हाँ 2.5 घंटा जी टॉर्चर करना बच्चों को, जी तो उसमें मैं आधे घंटे 45 मिनट बाद कोई ना कोई मुद्दा छेड़ ही देता हूँ। बिल्कुल। सेक्स, सब जिंदा हो जाते हैं, कहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा कहीं नहीं। मैं तो बहुत इसीलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये। हाँ, बहुत इंटरेस्ट। अब वो सब अच्छे बड़े लड़के होते जी। हैं, वो तुरंत बेचारे नींद से जाग जाते हैं। जैसे वो जागते हैं मैं उन्हें मनसबदारी पढ़ा देता हूँ, अच्छा तो उनका मन खुलता है, मुझे पता है इनका मन खोलना कहाँ जी। है, और जैसे उन्होंने मन हल्का सा खोला उसी में मनसबदारी डाल दिया, जी तो उनको लगा कि यार बात तो इसने सेक्स की पढ़ा दिया मनसबदारी। जी। तो वो एक विधा है बेसिकली। जी। अगर सारे टीचर इस बात को डेवलप करें तो हिंदुस्तान में बच्चे कभी सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, हंस रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, अगर आप सिर्फ हंसा रहे हैं तब जी। तो आप कपिल शर्मा के शो में जाइए, अच्छा कुछ तो पढ़ाइए ना, जी कुछ तो सिखाइए उसे, बिल्कुल। वो ज़रूरी है। सर विधा की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी इस विधा से नाखुश भी रहते हैं, लगातार कमेंट्स भी आते हैं आपको, तो क्या लगता है कि ये आखिर क्यों आपके अगेंस्ट में जाते हैं, क्यों इस विधा से जो कि आपकी ये विधा जो है ये बच्चों को बेहद पसंद आती है, पढ़ने में बच्चों को मज़ा आता है, 2.5 घंटे क्लास में आप बैठने की बात करें, वो बोरिंग लेक्चर बिल्कुल नहीं होता है, तो उन्हें सुनने में भी मज़ा आता है, फिर क्यों आपके अगेंस्ट इतना जो माहौल है वो क्रिएट किया जाता है? मेरे अगेंस्ट नहीं किया जाता जी किसी भी व्यक्ति का, जब लॉ है जी ये प्रसिद्धि का नियम है कि जब भी आप प्रसिद्ध होंगे जी तो आपके ऊपर हमला होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अब अगर मेरे ऊपर कोई व्यक्ति हमला करता है, मुझे रोस्ट करता है, जी उसके इमीडिएटली सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, उसकी इमीडिएटली व्यूअरशिप बढ़ जाती है, तो वो मुझे रोस्ट करने के लिए बेसिकली नहीं करता, हाँ वो सोचता है कि अगर वो ओझा को रोस्ट किया तो खुद यार के मेरा promotion सब्सक्राइबर के बढ़ लिए। जाएगा, यार मेरा फॉलोवर बढ़ जाएगा, मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। जी इस लालच में बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करते हैं, उनका घर चलता है, उनके बच्चे खाना पीना खाते हैं, जी वो 4 पैसा कमाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया आप इसे जारी रखें और मेरा नाम ऐसे आगे बढ़ाते रहें। और वैसे भी इस देश में इसीलिए तो इस देश में भगवानों को भी हथियार लेके चलना पड़ा। अच्छा भगवान कृष्ण हाँ ऐसे ही कोई रोस्ट करता रहा होगा उन्हें, शिशुपाल ने रोस्ट किया, जी तोड़ा उन्होंने जी कि भाई कितना करोगे, हाँ भाई लगातार 100 बार थोड़ी रोस्ट करोगे, हाँ। एक बार कर लिए। तो शिशुपाल को मारा रोस्टिंग के चक्कर में। अच्छा ये जो ये शिशुपाल रोस्टिंग शुरुआती जमाने से चली आ रही है। हाँ, रोस्ट कर रहा पब्लिकली, जी गाली दे रहा, 100 गाली दे, मना कर रहा है कि भैया हो गया 90 कर रहा ना, मैं तो दूर रोस्ट करूंगा। हाँ। तो इसीलिए इस देश में भगवान राम को हथियार लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि है ही ऐसे टाइप के लोग, एक संख्या उनकी है, ज़्यादा नहीं है जी लेकिन है, वो अनावश्यक किसी को परेशान करने में बड़ा मजा लेते हैं, मजा लेते हैं। बहुत मजा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आचार्य रजनीश को बोले सेक्स गुरु, अब सब उसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हैं। भाई मुरारी बापू ने कहा कि शायद ही भारत का कोई संत हो जो ओशो के विचार न चुराता हो, बिल्कुल ये मुरारी बापू जी के स्टेटमेंट है। आशुतोष राणा जी बोलते हैं, कुमार विश्वास जी कहते हैं कि मैं ओशो के विचारों से बड़ा प्रभावित रहा, मेरी जिंदगी उनकी वजह से काफी हद तक बदली। अब इतने बड़े बड़े लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक जमाना था जब उस आदमी को कहते हैं कि उस आदमी के आश्रम में सेक्स होता है। जी पतंजलि पे उस आदमी ने बोला, मीरा पे बोला, दादू पे, रैदास पे, लेकिन सब ने एक किताब पकड़ ली, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। तो ये इस देश का नेचर है। वो जहां आपको देखेंगे कि आपका थोड़ा सा झंडा लहरा रहा है तो सोचेंगे ढंढक डंडा तोड़ दो, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि झंडा तलवार में लगा हुआ है। जी तलवार अगर टच की, झंडे के दूर से पत्थर उत्तर मारे ठीक है, कोई बात नहीं, डंडे को हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल। सर रिसेंटली आपने स्कूल खोलने की भी एक बात हुई थी कहीं, कि किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना कि आप एक खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उस स्कूल के अंदर क्या चीज़ें आप लेकर आना चाहते हैं, क्या आपका सपना हमारे है? जो पार्टनर जी। हैं मल्हार भट्ट, हम्म, तो मल्हार भाई और हम दोनों लोग मिलकर, मल्हार भाई अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे थे गुजरात में, प्रोजेक्ट आईएस। जी हम पहले से हमारा परिचय था। फिर जब मैंने इनसे कहा कि भाई हमें यहाँ कोचिंग खोलनी है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा सर हम साथ में मिलकर काम करते हैं। जी तो मुझे एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन की तलाश थी जो फ्यूचर में अंबानी बनने जा रहा हो, अच्छा क्योंकि विचार तो मेरे पास हैं, हाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो बिजनेस लेवल पे होती है वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास आइडियाज हैं जी। पर उनको कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो मुझे- इन्वेस्टर बेसिकली। हाँ, इन्वेस्टर भी और इम्प्लीमेंटर भी। अच्छा इम्प्लीमेंट करने वाला। हाँ, तो मल्हार भट्ट के रूप में मुझे एक न्यू अंबानी से मुलाकात हो गई। अच्छा। तो हम दोनों लोग मिलके अभी कोचिंग के बाद जो है हाँ स्कूल खोलेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली हम शुरुआत पुणे से कर सकते हैं,
जी तो और उसका पूरा उद्देश्य यही होगा, जी एजुकेशन विदाउट स्ट्रेस एंड प्रेशर। आपका बच्चा अगर मेरे स्कूल से रोता हुआ चला गया, उसी दिन ताला लगा देंगे। और आपका बच्चा सुबह 4 बजे उठेगा, आपको जगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा। आपको सिर्फ कहना होगा भैया स्कूल, वो खड़ा हो जाएगा उठ के, क्योंकि उसको पता है कि अब जाएंगे तो अवध ओझा कुछ हिंसा की बात करेगा, कुछ प्रेम की बात करेगा, कुछ इधर उधर की बात करेगा। छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को क्या बताना आईएएस पीसीएस बर्नौलीज थ्योरम। बच्चों से, बच्चों की जैसे बच्चे खुशी होते हैं मॉल जाने के लिए, जिस दिन उतनी ही खुशी वो स्कूल जाने के लिए होंगे, इस देश की स्थिति बदल जाएगी। वेरी ट्रू। तो शिक्षा, एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, क्या लगता है कि जो ये शिक्षा नीति है इस वक्त जो अपनाई जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, क्या इसमें बदलाव की कहीं ना कहीं ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। अप्लाइड एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन पावर पर काम करना पड़ेगा। हम उन्हें रटा रहे हैं, चतुर्लिंगम मॉडल में स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो जो चतुर्लिंगम मॉडल है वो निराशा और हताशा पे ही जाकर रुकता है। ये 3 इडियट्स से ये मॉडल निकाला है आपने? हाँ, वहाँ से 2 मॉडल निकाले मैंने जी। एक रैंचो मॉडल। जी। कितना मस्त है वो लड़का, क्योंकि समझ रहा है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। वो डीन के साथ भी बैठा है तो खेल रहा है, कहता है गुरुजी ग्रेडिंग की क्या जरूरत है। जो को भी समझ में आएगा जी, जिसको भी यहाँ ऑब्जर्वेशन होगा, हाँ। चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी, उसके जीवन में स्ट्रेस कभी नहीं होगा। लेकिन जो रटेगा हाँ। वो चतुर्लिंगम की तरह जिएगा, हमेशा डिप्रेस, हमेशा परेशान, हमेशा फ्रस्ट्रेट। बिल्कुल। और फिर वो चमत्कार को बलात्कार करेगा। ये भी बात सही है। अच्छा सर, लेकिन डिसिप्लिन, एक बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई लोग आपकी इस पढ़ाने की जो टेक्निक है इसमें कहते हैं कि बच्चे के अंदर अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो खुद डिसिप्लिन हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है, वो कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर प्राइमरी एजुकेशन के समय बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया गया, बच्चों में भय नहीं रहा, डर नहीं रहा, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कोई बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। अच्छा। इसलिए नहीं बिगड़ेगा, डर और भय से सिर्फ जी। सप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर पैदा किया जा सकता है। जब आप बच्चे को, भाई जापान की एजुकेशन पॉलिसी में देखता हूँ जी, वहाँ कोई बच्चों को नहीं मारता, क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम ही है देखो और सीखो, पढ़ो और सीखो नहीं। अच्छा, देख के खुद सीखो, खुद अडॉप्ट करो चीज़ों को। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, हाँ। तो पेड़ के पास ले गए, बोले भैया ये जो ग्रीन पत्ती है ये क्लोरोफिल है, इसमें ग्रीन है, ये क्लोरोफिल इस सन के रेज को ऑब्जॉर्व करती है, उनका पैटर्न ये है, देखो और सीखो। तो वहां पे क्या है कि जो बच्चे का दिमाग है वो इतना, उसको पढ़ाई में इतना, क्योंकि वो हर डे कुछ ना कुछ सीखता है। बिल्कुल। हमारा बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ सीखता नहीं है जी। वो सिर्फ प्रवचन सीखता है जी। और 2-4 उसको वो दिए जाते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो, मतलब बच्चों को जीवन इतना भयावह रूप में दिखाया जाता है जी। कि बेटा पढ़े नहीं तो गए। वही बच्चे जब बड़े होकर दिल्ली और बम्बई पढ़ने के लिए आते हैं तो इतनी नफरत उनके अंदर पढ़ाई को लेकर होती है कि अब कौन देखने वाला है। जी। तो पढ़ाई के प्रति नफरत नहीं डालनी, पढ़ाई के प्रति सम्मान का भाव डालना है, ऑब्जर्वेशन क्षमता का विकास करवाना है, इस तरह से पढ़ाना। हाँ, स्ट्रिक्टनेस रहनी चाहिए कि बच्चा बदतमीजी में ना बदल जाए। कभी कभी एक दबाव होना चाहिए। जी। तो ये दबाव कहाँ से आएगा? दबाव इस बात पे आएगा कि देखो भाई, कुछ लोग होते हैं ना, जी, दुशासन दुर्योधन मॉडल, कि हम तो बदतमीजी करेंगे। हर आदमी प्यार की भाषा नहीं समझता, तो वहाँ एक आदमी को पीट दिया, बाकी अपने आप कंट्रोल हो गए। सबको पीटने से अच्छा एक दुर्योधन को निकाल लो जो ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, उसी को टारगेट किया, पीटे, बाकी सबकी सर हमने तो किया नहीं, ये यही कह रहे थे। वो हिंदी फिल्मों में कहता है ना हीरो कि एक को मारूंगा बाकी सारे भाग जाएंगे। वो वाला मॉडल भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत होती है। ज़रूरत है जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट भी है, आपका रियल अकाउंट कौन सा है? मेरा रियल अकाउंट यूट्यूब पे है रे अवध ओझा जी। फेसबुक पे है अवध ओझा बाजीराम करके, जी, पर किसी को पता नहीं है। अच्छा। और ट्विटर पे है काफिर अवध करके। काफिर अवध, हाँ, पर वो भी किसी, एक्चुअली मैंने कभी, जैसे लोग बोलते हैं ब्लू टिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैंने कभी इस एल्गोरिथम को ना तो मैंने समझने की कोशिश की, ना मैंने उस पर दिमाग लगाया। अब मेरे साथ जो टीम काम करने जा रही है वो इस पे काम करेगी,
तो संभावना ये है कि वो सारी जो ओरिजिनल साइट्स हैं और ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो निकल कर सामने आएंगे। आजकल ज़माना इंस्टाग्राम का है, इंस्टा पे आपका अकाउंट है सर? मेरा पर्सनल तो नहीं है, मेरी नहीं कंपनी है। का है, अच्छा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। तो आएंगे आप इंस्टा पे आने का सोच रहे हैं? कोशिश करूँगा जी। कि मतलब कभी इच्छा हुई, क्योंकि मुझे मतलब भाता नहीं वो। अच्छा। हाँ, मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये मन को अनस्टेबल करेगा। 1 मिनट के आप आदी हो जाएंगे, हाँ। तो आपका मन का वैसे भी वो स्टेबल नहीं होना चाहता। हम्म। और आज इंस्टाग्राम ने सबसे ज़्यादा मेंटल अनस्टेबिलिटी पैदा की है, जी। क्योंकि वो 1 मिनट पे टिका हुआ है। आप 1 मिनट बाद हर चीज़ बदलते रहते हो, तो बिल्कुल। उससे मेंटल अनस्टेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पे पैदा हुई। बस इसीलिए मैं इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करता। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा अच्छा सोर्स है जी। और बहुत प्यारा सोर्स है, पर फिर भी मैं उसे पर्सनली इस्तेमाल नहीं करता। चलिए सर, चलते चलते इंडियन पॉलिटिक्स पे एक आपका स्टेटमेंट कोई, इस वक्त की जो राजनीति है। इस वक्त की राजनीति वही है जो फ्रांस में थी 1780s में। अच्छा। फिर क्रांति हुई 89 की, जी। और फिर एक नए फ्रांस का जन्म हुआ। हम भी उधर ही जा रहे हैं, हम भी उसी डायरेक्शन में बिल्कुल जा रहे हैं। क्रांति होगी कि नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता जिस दिन उठेगी, 1 अरब 50 करोड़ है, अगर 20 करोड़ भी उठ गई जी। तो फिर नेताओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर एक निराशा, हताशा कि जी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक अंदर उबाल पैदा हो रहा है जनमानस के अंदर। और जब वो उबाल आर्थिक संकट में बदलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस में, जी। फिर तो सबसे पहला टारगेट नेता ही होंगे। इन्हीं को जाना आएगा, पड़ेगा। बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर आएगा। एक नई जनरेशन आ रही है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, जी। जो सारा काम फ़ोन से करती है। बिल्कुल। खाना फ़ोन से मंगाती, कैब फ़ोन से हाँ। मंगाती, टिकट फ़ोन से, वो सारा काम फ़ोन से ही करती है। True. जिस दिन वो सत्ता में आई, बड़ी हुई, वोट देने के काबिल, बड़ी मैच्योर और स्मार्ट जनरेशन है, उसके बाद वो कहेगी एनर्जी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, मंदिर मस्जिद बुरका की बात ही नहीं करनी है, तो फिर आएगा बदलाव। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पंजाब केसरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये थे अवध ओझा सर, जिनके साथ हमने खूब सारी बातें करी, इनके जीवन को लेकर भी बातें करी, रंगबाजियों को लेकर भी चर्चा करी, और हिंदुस्तान की जो राजनीति है, हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, उस पर भी इनकी राय जानी। तो फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे और अवध सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।